Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your December 2023 attempt. तो कंपनी लॉ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए हैं एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली द लास्ट एकेडमिक टॉपिक फॉर कंपनी लॉ। और इसमें मैंने ना 20 ऐसे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं जिसमें आई विल टेल यू कि कैसे पेपर आ सकते हैं, राइट। दीज आर जस्ट 20 क्वेश्चंस। डिस्क्लेमर, बाय एनी मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही करके जाना है बाकी कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई टॉपिक स्किप कर जाते हैं या कोई क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं और वो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। सो दीज आर लाइक जस्ट फॉर प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इन्हें ज़रूर करके जाना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ ही टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से पेपर में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू द मोस्ट एंड द PDF टू द सेम विल बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। इनफैक्ट द PDF ऑफ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स, KMP, जितने भी हमने एकेडमिक टॉपिक्स किए हैं फॉर December 2023, सबके जो PDFs हैं वो अवेलेबल है उसी टेलीग्राम चैनल में, मैंने पिन करके रखे हैं, तो इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सबसे पहले सो दीज आर एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दीज आर द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड आई हैव पिक्ड द सेम फ्रॉम द गाइडलाइन आंसर्स, राइट। आपको ये आराम से गाइडलाइन आंसर्स में मिल जाएंगे जो ICSI की वेबसाइट पे होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियोस को लाइक कर दिया करो, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट मोटिवेशन दैट आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। दिसे कीर्ति लिमिटेड हैज टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 23 crores एंड AGM इज शेड्यूल्ड ऑन 27 December 2018. Ritik is holding paid up share capital of nominal value of 3 crores and Sonu is holding paid up share capital having nominal value of 2.4 crores. On 24th December 2018, both Ritik and Sonu wanted to issue proxy in favor of Rohit to attend meeting on their behalf. So Rohit is not a member of any company. Decide under the provision. देखो अभी आपको ना 15 मिनट्स मिलने वाले हैं इन द अपकमिंग एग्जाम। सबसे पहली चीज़ होती है क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन पढ़ के ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉक्सी में से क्वेश्चन आया, प्रॉक्सी में से क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे बात आती है कि हम प्रॉक्सी किसको बना सकते हैं। वंस यू सी द क्वेश्चन, आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए जो आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हैं। तो यहाँ पे 2-3 बातें हाईलाइट होती हैं। फर्स्ट के हमने ये पढ़ा था कि कोई भी प्रॉक्सी बन सकता है, मेंबर नहीं भी है तो चलेगा, एक्सेप्ट इन सेक्शन 8 कंपनी, तो ये वाली बात ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक पर्सन को वो बनाना चाहते हैं प्रॉक्सी। तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं अगर आपने ध्यान से वो टॉपिक पढ़ा है। एक है 50 मेंबर्स वाला कि 50 मेंबर्स के लिए एक प्रॉक्सी बनेगा, बट प्रोवाइडेड कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10% या 10% से कम होनी चाहिए। और कहीं भी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10% से ज़्यादा है तो वहाँ पे एक ही पर्सन प्रॉक्सी जो है वो बन सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपके दिमाग में इस टाइम पे आ जानी चाहिए और यही बातें हमने जो है हाईलाइट करनी है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन। कोशिश करो जब द मोमेंट यू स्टार्ट द आंसर स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर। तो हमें पता है प्रॉक्सी का सेक्शन है 105। सो दे से कि हाँ ठीक है, मेंबर एंटाइटल्ड है, प्रॉक्सी मेंबर नहीं भी होगा तो चलेगा, ये हमें पता है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि एक्सीडिंग 50 एंड होल्डिंग नॉट मोर देन 10%। अगर आपने ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है तभी आप इस पोर्शन को आंसर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे मतलब हो जाते हैं कि हाँ 50 मेंबर्स है, दैट इज इट, बट दैट इज नॉट द होल डिस्क्रिप्शन और करेक्ट डिस्क्रिप्शन। 50 मेंबर्स के साथ साथ 10% वाला पॉइंट भी आता है। अगर किसी मेंबर के पास 10% से ज़्यादा टोटल शेयर कैपिटल है तो वो एक ही पर्सन को प्रॉक्सी बना सकता है और फिर वो पर्सन किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। अब अगर इन्होंने कैलकुलेशन की, राइट, डिवाइड किया और देखा कि ऋतिक के पास 13% का शेयर कैपिटल है और सोनू के पास 10.4% का शेयर कैपिटल है, तो दोनों ही जो है वो 10% से ज़्यादा जा रहे हैं। तो यानी कि दोनों एक ही पर्सन को प्रॉक्सी नहीं बना सकते। रोहित किसी एक का प्रॉक्सी बन सकता है बट दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। सो द क्वेश्चन एक्चुअली वाज प्रीटी सिंपल। एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हाईलाइट हुआ है जो कि प्रॉक्सी से रिलेटेड है एंड आई बिलीव अगर आपने प्रॉक्सी ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, आई थिंक आया भी अभी के अटेम्प्ट में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स हैं। जून का जितना भी पेपर आया वो सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से आया है एंड दैट कुड मेक यू फील कि ये डिफिकल्ट है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस नहीं किया।
सो फॉर डिसम्बर मेक श्योर कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं फॉर एजीएम ऑफ अ कंपनी प्रॉक्सीज वर रिसीव्ड ए बी सी एंड डी. ठीक है, सी एंड डी डिपॉजिटेड देयर प्रॉक्सी फॉर्म 72 आवर्स बिफोर द मीटिंग as the articles of the company require for deposit the form 72 hours before the meeting. पहले ही लाइन से हमें ये चीज़ पता चल चुकी है. ये एक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमेशा 48 आवर्स ही हम कंसिडर करते हैं, भले आर्टिकल्स जो मर्जी करें फिर भी हम 48 आवर्स ही कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे वो चीज़ हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए. सेकेंडली, ए एंड बी डिपॉजिटेड 50 आवर्स बिफोर द मीटिंग एंड द चेयरमैन रिजेक्टेड देयर प्रॉक्सी फॉर्म. सी रिप्रेजेंटेड 48 शेयर होल्डर्स हैविंग 8% शेयर होल्डिंग, D represented one shareholder having 11% voting rights. In the light of the provisions, explain the validity. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, आई थिंक ये भी लास्ट अटेम्प्ट में आया था, ये क्वेश्चंस आपको बोलते हैं कि वैलिडिटी बताओ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वैलिडिटी, आपने हर एक क्वेश्चन हर एक पॉइंट की वैलिडिटी देनी है. तो सबसे पहले तो ये 48 आवर्स वाली बात आएगी कि चेयरमैन रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसने 48 आवर्स पहले ही दिया है, सो ही रियली कांट डू द सेम. सेकेंड बात में ये आता है कि 8% के लिए सी रिप्रेजेंट कर रहा है 8% शेयर होल्डिंग और 48 है, ठीक है, 50 से कम है और 10 से कम है, तो ये ठीक है. और डी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो 10 से ज्यादा है. दूसरे कंडीशंस में दोनों जो है वो फुलफिल हो रहे हैं. राइट, अगेन 105 ही कैन एक्ट फॉर 50, 10%, मोर देन 10% है तो एक ही होना चाहिए. ही शैल चूज द फर्स्ट 50, उसने पूरा एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे द इंस्ट्रूमेंट, अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट की बात आती है वो 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग ही होना चाहिए. So company cannot refuse if it is filed before 48 hours, hence the rejection is invalid. And C and D है, बाकी सब कुछ valid है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते. राइट, दैट इज इट. इससे थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. राइट, इन्होंने सिर्फ कंप्लाइंसेस दे के छोड़ दिया इस चीज़ को, जिसे यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया 50 मेंबर्स वाला. तो ये दूसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट वैलिडिटी, जब क्वेश्चन में आ गया ना कि इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन एक्सप्लेन द वैलिडिटी, तो कोशिश करो कि जितनी भी पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं उन सब की वैलिडिटी जो है वो दिखनी चाहिए. राइट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे से दैट इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज. अगेन, जैसे ही आप टॉपिक को पढ़ते हो ये देखने की कोशिश किया करो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. सो हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन डायरेक्टर. अगर हम वुमेन डायरेक्टर की बात करते हैं तो कौन कौन सी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए वो सारे उन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखे. सो रिया जस्ट वांट्स टू बी द वुमेन डायरेक्टर. गाइड रिया इन सेलेक्टिंग द companies which are mandatorily required to appoint a women director. Also explain as to when a company is required to appoint an independent women director. तो आप देखोगे इस क्वेश्चन में टेक्निकली दो क्वेश्चंस हिडन है. ठीक है, एक तो होता है, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. पहला क्वेश्चन है जहां हमने इस टेबल को देख के बताना है. दूसरा क्वेश्चन है हमने इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर के लिए बताना है, जो कि अलग से बताना पड़ता है. राइट, तो सबसे पहले व्हेनेवर इफ यू हैव सीन माय लेक्चर्स ऑल्सो, आई ऑलवेज से कुछ ऐसी चीज़ होती है. सबसे पहले तो लिस्टेड, ठीक है, ये लिस्टेड है, यहाँ तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यू विल जस्ट टिक. ठीक है, मन्ना लिमिटेड जो लिस्टेड है उसके लिए आप सिंपली टिक कर दोगे. इसको स्टार्ट कैसे करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहले तो ये चीज़, इसके बिना तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ये पूछते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बनती है, वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बनती है, सबसे पहले आपने ये बताना है कि कौन से सेक्शन में और किस किस जगह पे वो एप्लीकेबिलिटी बनती है, दैट यू नीड टू शो. तो इस तरीके से ऑल लिस्टेड कंपनी, देन पब्लिक कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर विद टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर, तो ये और में आता है. और जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया एक एक कंपनी के ऊपर अप्लाई करके वैसे करना है. सबसे पहले माया लिमिटेड की बात की तो इन्हें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये दोनों ही तरफ से थ्रेशहोल्ड में आ ही नहीं रहे हैं, तो दे डोंट नीड इट. दूसरे में अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. लिस्टेड कंपनी ने बाय एनी मींस एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर रखनी ही रखनी है, और इस केस में भी है क्योंकि दोनों ही एक्सीड कर रहे हैं. तो दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट इट. इस तरीके से पॉइंट वाइज अच्छे से बताओ. एंड देन उन्होंने कंक्लूजन भी देखो दिया है कि बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन इट कैन बी एडवाइज्ड कि रिया, मन्ना लिमिटेड एंड मोपिन लिमिटेड ने तो रखना ही रखना है. अब उसके आगे बात आती है इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की. इसके लिए सेबी के रेगुलेशंस आए थे फ्रॉम 1
अप्रैल 2019 ये बोला गया था कि टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज ने एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखनी है, जो कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इंक्रीज हो गया था तो 1000 लिस्टेड कंपनीज। और इनकी जो हम बोलते हैं कि ये टॉप होनी चाहिए, लाइक द टॉप लिस्टेड वंस, तो कैसे कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये 2-3 चीजें जो आपने जरूर मेंशन करनी है। दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन दैट यू नीड टू फॉलो, राइट। तभी मैंने बोला ना कि पिछले आंसर के साथ मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। कोशिश करो कि अपने प्रोविजंस लिखो एंड प्रोविजंस के साथ फिर उसे एक्सप्लेन करो कि आपके आई वुड से कि जो भी आप आंसर दे रहे हो उसके ऊपर वो कैसे अप्लाई होता है। सिर्फ प्रोविजंस लिखना तो काफ़ी नहीं है, राइट। प्रोविजंस के साथ साथ यू शुड ऑल्सो टेल कि आपके केस में वो किस तरीके से जो है एप्लीकेबल होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। सो सिर्फ प्रोविजंस मेंशन करना नहीं, बट ऑल्सो कि हम उसे अप्लाई करके भी दिखाएं कि इसके ऊपर ये किस तरीके से एप्लीकेबल है, किसी भी सिचुएशन के ऊपर किस तरीके से एप्लीकेबल है। दैट यू नीड टू टेल। उसके बाद आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे 2-3 चीज़ें क्लियर होती है जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस गाइडलाइन आंसर्स से देखते हैं। एक तो डेफिनेटली आंसर्स पता चलते हैं, दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि इन्हें कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन द बेस्ट फॉर्म पॉसिबल, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे मैंने पिछले आंसर में बोला दैट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, थोड़ा और इलेबोरेट होना चाहिए, तो वो चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। हमेशा जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो जरूर देखो लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वट एवर दे आर टेलिंग यू, बिकॉज दैट हैज ऑलवेज समथिंग टू डू विद द प्रोविजंस, विद द सेक्शन नंबर्स। हैज 20 crore पेड अप शेयर कैपिटल एंड हैज 9 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, राइट। एडवाइस टी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। तो 2-3 चीजें हमने यहाँ पे देखी। एक तो लिस्टेड कंपनी है, 20 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है और 9 डायरेक्टर्स है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट वाइज आंसर करना है। सबसे पहले द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इट शुड अपॉइंट ऑन इट्स बोर्ड। तो ये कहाँ से हमें पता चलेगा? लिस्टेड कंपनी से, ठीक है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी। और इस तरीके से आंसर करो, दैट इज द बेस्ट। ये आंसर्स जो हैं आप प्रिसाइज भी रख सकते हो अच्छे से, सेक्शन को बता के, सब सेक्शन को बता के और प्रिसाइजली आंसर करके। तो हर एक लिस्टेड कंपनी में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 4, अगर आपको वो फ्लो चार्ट याद आ रहा है तो वहां से आपको याद आएगा एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे हम 1/3 निकालेंगे 9 का, 9 जो गिवन है, तो यहाँ पे हमें 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो चाहिए, राइट। सिंपल प्रिसाइज आंसर, इसे हम कहते हैं टू द पॉइंट आंसर करना, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर करने का मतलब ये नहीं है कि खाली प्रोविजन लिख के छोड़ के आगे, नहीं, प्रोविजन भी लिखो और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी लिखो। ये दोनों चीजें बतानी क्वेश्चन में जरूरी है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय टी लिमिटेड इन केस इट इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ऊपर जो हमने आंसर दिया वो लिस्टेड के बारे में था। अगर हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करें जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, तो एटलीस्ट उसे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो रखने हैं, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो रखेंगे। कैन टी लिमिटेड अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 6 years whose first term as an independent director was 4 years। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, बट अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑलवेज से कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2 बैक टू बैक टर्म्स में अपॉइंट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक टर्म जो है दैट शैल नॉट एक्सीड 5 consecutive years, राइट। 5 consecutive years से कम, जैसे उन्होंने बोला 4 साल के लिए रखा था तो वो 1 साल नेक्स्ट टर्म में आप दे सकते हो, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। ये क्लैरिफाई किया गया है कि ऑफ कोर्स आप उसे नेक्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक टर्म जो है वो अप टू 5 consecutive years ही होनी चाहिए। अगर आप 5 साल से कम की टर्म दे रहे हो, दैट इज नॉट द हेडेक ऑफ द एक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेस देन 5 years है इट्स फाइन, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में जाके ऐड नहीं हो सकता। आप उसे 6 years के लिए सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में, सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म में अपॉइंट नहीं कर सकते। The last point is T Limited wants to appoint another independent director for further 2 years. He has already completed 2 consecutive tenures of 4 years each as an independent director. Can he do so? No. After 2 consecutive terms, you have to give a cooling off period of 3 years. तो ये चारों अगर पॉइंट्स हम देखें, ये 4 नंबर बहुत आराम से आपको मिल सकते हैं। इफ योर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। अगर आपको पता है कि 2 टर्म्स होती हैं, नॉट मोर देन 5 consecutive years की होती है, 2 टर्म्स के बाद कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, आप आराम से आंसर कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। बट
ट्राई टू मेंशन द सेक्शंस। अगर सब सेक्शंस आपको नहीं भी, यहाँ पे जैसे सब सेक्शन भी दे रखे हैं, सब सेक्शंस नहीं भी याद आ रहे तो आई वुड रियली इंसिस्ट यू टू एटलीस्ट राइट द मेन सेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मास्क लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी हैविंग द फॉलोइंग अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनीज, इज सीकिंग योर एडवाइस वेदर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन दीज अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है, तो इस तरीके से वो बता रहे हैं, 3 उनकी सब्सिडरी कंपनीज है, इतना इतना नेटवर्थ है, कंसोलिडेटेड इतना नेटवर्थ है। कैन वाइफ ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी टेक अप द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी ऑफ द qualified companies, examine the issues in the light of Companies Act and SEBI listing obligations and disclosures। तो यहाँ पे 2 तरीके से हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ के आते हो, आप देखोगे हमेशा कंपनीज एक्ट को भी बताया जाता है और लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी को भी बताया जाता है। तो दोनों तरीकों से हमें इसे एग्जामिन करना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोविजंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 149 में गिवन है। लिस्टेड एंटिटीज कंपनीज के लिए ऑफ कोर्स सीबी एलओडीआर रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जो कहता है कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बोर्ड पे होना चाहिए। शैल बी द डायरेक्टर ऑफ एन अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और नॉट। तो यहाँ पे मटीरियल सब्सिडरी का मतलब ये होता है whose income or net worth exceeds 20% of the consolidated income or net worth respectively. Further, spouse of an independent director cannot be appointed, क्योंकि independent director को जब रखा जाता है उसकी सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसका कोई pecuniary interest नहीं होना चाहिए। pecuniary interest ना होने के साथ साथ भी always insist कि कोई relative नहीं होना चाहिए, कोई जानकार नहीं होना चाहिए, and wife is definitely a relative wife, spouse यहाँ पे word use किया है। सो दैट इज इट। तो अगर वो रिलेटेड है टू द प्रमोटर्स, टू द डायरेक्टर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एंड एसोसिएट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब भी हम पढ़ते हैं हमेशा हम कैसे पढ़ते हैं, ये कंपनी तो है ही, होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी भी है, तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेटवर्थ उन्होंने कैलकुलेट किया है 120 है, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, हाउ एंड वाई। अगर हम 3500 का 20% करते हैं, 700 करोड़ आ गया। तो ये एक्चुअली प्रोविजन ये कहता है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन ये है कि अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी जिसका 20%, मटीरियल सब्सिडरी क्या है, जो 20% से ज़्यादा इनकम जो है जनरेट कर रही है। तो कंसोलिडेटेड का हमने 20% निकाला, दैट केम आउट टू बी 700 करोड़, जो सिर्फ ताज लिमिटेड है। तो सिर्फ ताज लिमिटेड में रिक्वायर्ड है, बाकियों में रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो कहते हैं हर एक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, जहां पे रिक्वायर्ड है आप वहीं पे रखो। तो 20% से ज्यादा, क्योंकि ताज लिमिटेड मटीरियल सब्सिडरी बनती है तो 20% से ज्यादा है, सो इसमें रिक्वायर्ड है। फर्दर, वाइफ कैन नॉट टेक अप द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्पाउस इज ऑलरेडी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सब्सिडरी ऑफ अ क्वालिफाइड कंपनी। सो नहीं बन सकते, बिकॉज ऑब्वियसली फिर रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, राइट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखोगे कई ऐसी चीजें यहाँ पे आएंगी, कई ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जो शायद कभी आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो या कभी आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से ना पढ़ा हो, तो यहाँ पे वो चीजें जो है वो इकट्ठा हो जाती है। So Prapti Hotels Limited want to appoint Sushmita as an independent director from 1st January 2022. It came to the knowledge of Vice President Commercial of the company that Sushmita stayed at their hotel at Ooty for 3 days from 1st June to 3rd June 2021 at room rent 2500 per day and thus had entered into a transaction with the company. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये लेते हैं कि उसका कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पिक्यूनरी इंटरेस्ट, देयर आर मतलब मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इससे बोला कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये कंपनी के होटल में ठहरी है, 3 दिन के लिए ठहरी है, रूम रेंट भी इन्होंने लिया है, ट्रांजैक्शन में एंटर हो गई। द होटल चार्ज द सेम रूम रेंट, दो इट वॉज लाइक नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इट वॉज नॉट लाइक ये फ्री में दे दिया, जितना जनरल पब्लिक से चार्ज कर रहे थे उतना ही उससे चार्ज किया। सो एडवाइज इफ शी कैन बी अपॉइंटेड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गेट अपॉइंटेड, राइट, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन में आ गई। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, दे शुड नॉट हैव एनी पिक्यूनरी इंटरेस्ट, यू नो, लेकिन 10% का एक वो भी दे रखा है कि टोटल इनकम का 10% तक वो ले भी सकते हैं, पिक्यूनरी इंटरेस्ट ले भी सकते हैं। ऑफ कोर्स देन अगेन स्पेसिफाइंग द सेम कि पिक्यूनरी इंटरेस्ट ना हो, पिछले 2 सालों के लिए ना हो।
Therefore, staying at of Sushmita and making transaction with the company 6 months prior to her proposed appointment cannot be termed as pecuniary interest, as these were at par of the general public. See, अगर आप general public से भी उतना ही charge कर रहे हो, उससे भी उतना ही charge कर रहे हो, तो that really doesn't affect, राइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे आती है. सो आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करी जा रही है, सो दैट really never affects the appointment of an independent director. Moving to the next question, it is the board of directors of Passion Limited has passed board resolutions for the following items. You have to examine the validity. अब क्योंकि ये पॉइंट वाइज है तो आपको बताना पड़ेगा किसकी बेसिकली वैलिडिटी करेक्ट है. सो द फर्स्ट इज टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी 15 lakhs in ABC म्यूचुअल फंड्स. सेकेंडली टू रिमिट और गिव टाइम फॉर, या इसी से स्टार्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट ये है, दैट इज़ वाई सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. हालांकि आप यहाँ पे देखोगे सब सेक्शंस उसके आगे क्लॉजेस भी गिवन है, बट दैट्स फाइन. अगर आप सेक्शंस भी लर्न कर लेते हो, मेन सेक्शंस भी लर्न करते हो, दैट इज़ इनफ. तो सबसे पहले जब अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है इन्वेस्ट करने का, नो प्रॉब्लम. वो जो है रेजोल्यूशन पास करा सकते हैं. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम्स इन दैट. सेकेंडली, टू रिमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर. कोई डेट ड्यू है तो 180 में हम पढ़ते हैं दैट दे शैल एक्सरसाइज द पावर टू रिमिट और टू गिव टाइम फॉर रीपेमेंट, नो प्रॉब्लम, with the consent by a special resolution. consent लेनी पड़ती है by special resolution and they can do the same. उसके बाद थर्ड पॉइंट है टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी मर्जर और अमेलगमेशन. ठीक है, तो क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रस्ट सिक्योरिटीज में? येस दे कैन. द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड एंड सो दे शैल एक्सरसाइज द पावर. किस किसके पास पावर है, क्या क्या है, दे आर डिस्कसिंग दैट. एंड द लास्ट वन इज टू टेक ओवर अ कंपनी और acquire a controlling or subsidiary stake of another company. Can they do so? This is given under section 179. The board of directors shall exercise. So technically सब जगह पे है, तो मेन क्या वो फोकस कर रहे हैं सेक्शन नंबर्स पे. ठीक है, सेक्शन नंबर्स एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, दैट इज इंपॉर्टेंट. The next question, so here comes kind of numerical questions. अभी तक भी कुछ बीच में न्यूमेरिकल्स थे, क्योंकि कई बार बच्चे ये देख के डर जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो देख के दे आर लाइक अच्छा ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सो दे आर अ लिटिल नर्वस विद दैट. तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं. ये कुछ फिगर्स दे रखी हैं पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स में. 3 तरीके के रिजर्व्स दे रखे हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, कैश क्रेडिट लोन, टेम्पररी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया भी आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है ये, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. कहते हैं ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं ऑडिटेड बैलेंस शीट में से. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर जो है वो बोरो करना चाहते हैं सम ऑफ 50 lakhs एज लॉन्ग टर्म लोन विदाउट ऑब्टेनिंग द कॉन्सेंट ऑफ मेंबर्स इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. तो ये जो है वो लोन लेना चाहते हैं. नाउ एडवाइज द बोर्ड, लेकिन वो नहीं करना चाहते, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट नहीं लेना चाहते. एंड व्हाट विल बी योर आंसर इफ इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट. तो कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ पे एक्स लिमिटेड है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो क्या करना है. तो सबसे पहले आपको 180 के रूल्स पता होने चाहिए. सिंपली से इस बोर्ड के पास बिल्कुल पावर रहती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है. अगर वो लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम द टेम्पररी लोन्स, अगर उससे कम है तो उस केस में उन्हें कोई कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो एक्सीड होता है द एग्रीगेट, यानी कि टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है वो एक्सीड होता है 180 में, इन दैट केस दे हैव टू टेक द कॉन्सेंट ऑफ द कंपनी बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर हम टेम्पररी लोन्स की बात करें तो टेम्पररी लोन्स जो है वो विद इन 6 months होते हैं, सच एज शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स इशूड. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट डज नॉट इंक्लूड द लोन्स रेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर. ये पूरी जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में इसी का पूरा डिस्क्रिप्शन है और इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा. अगर आपको ये नहीं पता कि टेम्पररी लोन्स कौन कौन से हैं तो आप ये क्वेश्चन कैटेगोरिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो टेम्पररी लोन्स में 6 months तक के लोन लेते हैं या रीपेबल ऑन डिमांड के लोन्स लेते हैं. शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सारे लेते हैं. बट ऑफ कोर्स इट डज नॉट इंक्लूड द लोन दैट आर बीइंग रेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर. तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, हम लेंगे पेड अप शेयर कैपिटल क्योंकि अभी क्या निकालना है हमने, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस अभी जो यहाँ पे देखा था फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन तीनों का टोटल निकालना है.
फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऑलवेज रिमेंबर जो रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होता, इट्स नॉट हियर बट इन अकाउंट्स ऑल्सो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर रीवैल्यूएशन रिजर्व को हम फ्री रिजर्व में कंसिडर नहीं करते। और दूसरी तरफ हम निकालेंगे बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो है 125 लाख लेंगे, टेम्पररी लोन्स लेंगे 25 लाख, वाई टोटल, एक मिनट, 125 लाख यहाँ से आएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, क्योंकि ये कैश क्रेडिट लोन है ये हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पररी लोन, राइट, कैश क्रेडिट लोन, कैश क्रेडिट अरेंजमेंट्स। ऑन द अदर हैंड टेम्पररी लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है हम इसे कंसिडर करेंगे क्योंकि ये टेम्पररी लोन्स में से एक्सक्लूडेड था। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंसिडर होगा और ये कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया 150 लाख। तो 150 लाख जो है और ये है 125 लाख, 150 120, तो यानी कि शॉर्ट टर्म वो कंसिडर नहीं होगा, उन्होंने बता दिया। सो देयरफॉर वो सिर्फ 25 लाख है, क्योंकि यहाँ ऊपर 175 लाख है, ये 150 लाख है, तो इतना बराबर का लोन वो ले सकते हैं। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो 25 लाख का लोन जो है वो बोर्ड ले सकती है बिना कॉन्सेंट के, लेकिन 50 लाख के लोन के लिए उन्हें कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। तो बिना कॉन्सेंट के अगर वो लोन लेना चाहती है तो वो 25 लाख तक ही ले सकती है, बिकॉज उतना ही गैप उनके पास अवेलेबल है, उतनी ही उनके पास आई वुड से कि परमिशन है एज पर द कंपनीज एक्ट, इतना ही उनको अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 180 सेक्शन जो है प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है। सो बोर्ड कैन बोरो विदाउट अप्रूवल, ठीक है, बोर्ड जो है वो एकदम विदाउट अप्रूवल बोरो कर सकती है बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी है, राइट, लाइकवाइज। तो ये क्वेश्चन इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से सॉल्व करना है एंड आई होप कि आपको समझ भी आ जाएगा। Moving to the next question, it says Zero Motors Limited, a listed company, has 3 manufacturing divisions. इनकी 3 manufacturing divisions हैं, cycle division, motorcycle division and electric scooter division. तो ये सारी चीजें इनके बारे में दे रखी है। The board of directors have decided by an unanimous resolution, यानी कि सबने हाँ बोला है, the following in their meeting to obtain a further long-term loan of 300 crore from financial institution and to invest in trust securities. The compensation received as a result of divestment of cycle division. तो दो चीजें हमें यहाँ पे आंसर करनी है। सबसे पहले क्या हम फर्दर लोन ले सकते हैं, और दूसरी बात क्या हम जो कंपनसेशन आई है वो ट्रस्ट सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं या नहीं। सेक्शन 180 आएगा, बोर्ड के पास क्या क्या पावर्स है, टू सेल, लीज, बोर्ड के पास 180 में बहुत सारी पावर्स है, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स है जिसके लिए उन्हें कॉन्सेंट ऑफ मेंबर्स लेना पड़ता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी पावर्स है, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, इन्वेस्ट अदरवाइज दैन इन सिक्योरिटी ट्रस्ट सिक्योरिटीज, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर और अमैलगमेशन, टू बोरो मनी वेयर द मनी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड विल एक्सीड द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो इंस्टेंट केस में अगर हम देखें मनी टू बी बोरोड है 780 करोड़, ठीक है, बिकॉज इट्स 480 प्लस 300, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कंसिडर करते हैं मनी बोरोज, लाइक यू वांट टू बोरो एंड ऑलरेडी बोरोड, ठीक है। तो ये रहा, दिस इज इट, राइट। तो ऑलरेडी जो बोरोड मनी है वो है 780 करोड़ यहाँ पे, और एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल क्या है 300, 120, ओके ये सारे ही हो गए बिकॉज ये सारे ही इस पे कंसिडर होते हैं, इक्विटी है, ये है, ये ठीक है, तो ये सारे कंसिडर होते हैं। तो ये दोनों जो है हमने कैलकुलेट कर लिए। एक सेकेंड, हाँ ये आ गया 1220 करोड़। सो टेक्निकली स्पेशल रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन इनफ है, क्योंकि ऑलरेडी बोरोड है 780 करोड़ और आपके पास लिमिट है 1220 करोड़, तो आराम से बोरो किया जा सकता है, डिफरेंस इतना है। सेकेंड पॉइंट में स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन केस ऑफ कंपनीज ऑन अकाउंट ऑफ मर्जर और अमैलगमेशन इज इन्वेस्टेड अदर दैन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर
ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ के अलावा कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो तब स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, बट यहाँ पे उन्होंने क्योंकि ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ की ही बात की है तो उस केस में भी स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन इज़ इनफ। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे, उसे लिखोगे, उसे डिकोड करोगे, यू विल बी एबल टू आंसर करेक्ट आंसर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DEF लिमिटेड 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के उन्होंने अपने प्रॉफिट्स जो है वो दे दिए। कंसिडरिंग द प्रोविजन स्टेट दैट DEF लिमिटेड कैन कॉन्ट्रीब्यूट 33.75 crores डायरेक्टली टू अ पॉलिटिकल पार्टी बाय अ बियरर चेक। इसमें दो बातें यहाँ पे हाईलाइट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप 182 लिखोगे, कंपनी अदर दैन, दो कंपनीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती। वो है, पहली है गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी वो जो कि अभी 3 साल ही हुए हैं, it's been in existence, they cannot, but उनके अलावा कर सकते हैं, no problem in that, but you have to make sure that the mode of payment has to be an account pay check or bank or account pay draft or electronic clearing सिस्टम। बियरर चेक से आप उन्हें पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन बियरर चेक से आप तब भी नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द लिमिट ऑन मैक्सिमम अमाउंट? क्या ऐसी कोई लिमिट है? दे मे कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू एनी पार्टी, इन दोनों को छोड़ के दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वाला कोई यहाँ पे है ही नहीं बात। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी एंड डोनेशन इज गिवन बाय एन अकाउंट पे चेक? ऑफ कोर्स, government company cannot, they are not allowed to make political like contributions to the political parties. So if it is a government company, भले ही वो account पे ही check से करे तब भी वो payment जो है नहीं कर सकते, because they are not allowed to do the same. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मून ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड पिछले 3 सालों का अगेन प्रॉफिट दे दिया। ये भी पॉलिटिकल पार्टी का ही क्वेश्चन है। फर्स्टली दे वांट टू कंट्रीब्यूट, हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट? देयर इज नो सच लिमिट। एक्सेप्शन ज़रूर लिखो कि गवर्नमेंट कंपनी एग्जम्प्टेड है एंड जो 3 साल से कम के लिए इनकॉर्पोरेट है, इन एग्जिस्टेंस है, वो है। मैक्सिमम अमाउंट एज सच एक्चुअली रिमूव कर दी गई है, नाउ दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट विदाउट एनी लिमिट। इफ MOEL हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड अर्लियर टू द ईयर 2017, हाउ मच इट वुड हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूट? एक्चुअली ये थोड़ा सा आई थिंक पुराना क्वेश्चन है, या तो इन्होंने पुरानी प्रोविजंस पूछी हुई है। तो पहले क्या होता था, पहले लिमिट होती थी प्रायर टू द अमेंडमेंट होने से पहले एक लिमिट होती थी विच वॉज चूज टू बी 7.5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स। तो क्या होता था, 2017 से पहले की ये बात है। आई वुड से जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लो, आई डोंट होप कि ये पूछा जाए, बट यू नेवर नो। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए कि एवरेज नेट प्रॉफिट का पहले 2017 से पहले ही होता था कि कोई भी कंपनी है वो 7.5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। द चेयरमैन ऑफ MOEL डायरेक्टेड इट्स अकाउंट मैनेजर टू पे पॉलिटिकल पार्टी 50 lakhs बाय चेक एज अ पार्ट पेमेंट टू द पार्टी, कैन ही डू सो? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑथोराइज होना चाहिए बाय रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी द जस्टिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन बोल रहा है कि तुम कर दो तो ऐसे हो जाएगा। चेयरमैन कैन नॉट डायरेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। चेयरमैन अपने मन से नहीं कह सकता, क्योंकि चेयरमैन की कंपनी नहीं है ये, राइट। इट इज मैनेज्ड बाय द होल बोर्ड। कोई भी डिसीजन है, आप देखोगे कंपनीज एक्ट में हमेशा ये बोला जाता है कि डायरेक्टर्स के कॉन्सेंट के साथ किया जाना चाहिए। चेयरमैन के पास पावर जरूर है, बट इट्स नेवर एनी लाइक एनी पावर इज नॉट एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन कि उसका मन कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट। उससे बोर्ड में रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, देन ही कैन डू सो। ऑफ कोर्स बोर्ड क्या होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक हो सकता है, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट हो सकता है, बैंक के थ्रू वो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू वो कर सकते हैं, राइट। बट चेयरमैन अपने से ऐसे ऑर्डर्स पास नहीं कर सकता। ही वुड हैव टू नीड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द सेम। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड अ पेमेंट टू नेशनल डिफेंस फंड टू, बट wanted not to show it. No, it's not possible. You have to show the expenditure in your P&L account. The company is required to disclose it. ठीक है, आप बिल्कुल it is authorized, कोई भी अमाउंट दे सकते हो नेशनल डिफेंस फंड में, कोई रोक टोक नहीं है। बट आप इसके डिस्क्लोजर को अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू शो कि आपने कितना पैसा जो है नेशनल डिफेंस फंड में कॉन्ट्रीब्यूट किया है।
A sum of 2 lakhs was paid by MOEL on an advertisement in a tract published by a political party. How is it to be treated? It is treated as a contribution to political party because जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो उसमें सेकेंड पॉइंट में आई थिंक ये गिवन है कि सोवनेर हो गए, ट्रैक्ट्स हो गए, द पर्टिकुलर वर्ड ट्रैक्ट इज बीइंग यूज्ड. सो ऐसी कोई भी पब्लिकेशन अगर होती है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और इफ नॉट राइट फॉर द एडवांटेज या तो वो खुद छपवाते हैं या इवन उनके फायदे के लिए भी अगर ऐसी कुछ चीज पब्लिश होती है, कोई सोवनेर पब्लिश होता है, कोई पैम्फलेट पब्लिश होता है, कोई ट्रैक्ट पब्लिश होता है, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट हैज टू बी शोन इन द P&L अकाउंट. तो ये पूरा का पूरा टॉपिक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है उसको कवर करता है. ये जो पॉइंट है दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल. इसका एक अलग से पॉइंट वैसे वहां पे लिखा हुआ है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये उसे डील करता है, राइट? Moving to the next question, it says Board of Directors of Well Limited wants to contribute 60,000 to a charitable trust during the financial year 2022-23. During the financial year 2021-22, the company suffered losses. ठीक है, इस साल में हुए losses. However, in 2019-20 and 2021 net profits थे 12 लाख और 5 लाख. The directors are contemplating to contribute the said amount in spite of the losses. In this connection, state whether the directors can do so. Whether contribution towards gratuity fund for employees of the company can be considered as contribution to charitable trust. So you have to यहाँ पे again दो questions आते हैं. पहला question यहाँ पे खत्म हो जाता है, दूसरा question ये है. तो सबसे पहली चीज है कंपनी कितना पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल चैरिटेबल फंड में लगा सकती है अप टू 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए. जैसे कि अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी में जो लिमिट है वो बिल्कुल हटा चुकी है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट में अभी भी लिमिट चलती है विच इज 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का पहले एवरेज निकालोगे, उसके 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना है. इफ द कंट्रीब्यूशन ज्यादा होती है देन प्रायर अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड. ज्यादा ही दानी हो, ज्यादा ही मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट में देना है तो फिर उस केस में जनरल मीटिंग से परमिशन लेनी पड़ेगी बिकॉज शेयर होल्डर्स का पैसा होता है. तो इस केस में अगर हम देखें जहां लॉस आता है ना वहां पे इस तरीके से माइनस लगा दिया करो. कैलकुलेशन में हम इस चीज को माइनस कर देते हैं. कैलकुलेट कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 3, 5 लाख. इसका फर्दर हम 5 लाख 5% निकालेंगे, दैट केम टू 25,000. ठीक है, तो अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मोर देन 5% तो उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो इन द अबव केसेस दे वांट टू कंट्रीब्यूट. कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्वेश्चन में दे रखा है, एक मिनट, 60,000 कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वे मोर देन जितना अलाउड है. तो उस केस में उन्हें पहले तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. बाय ऑर्डनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड एंड द ट्रस्ट इज बोनाफाइड. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रेच्युटी fund for employees, it is not considered towards charitable fund. Employees तुम्हारे साथ काम करते हैं, दैट इज देयर राइट दैट दे शुड गेट. वो कोई दान दक्षिणा नहीं है. सो दैट इज नेवर कंसिडर्ड एज अ चैरिटेबल फंड. रादर ग्रेच्युटी फंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द कंपनी और वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज, राइट? सो डोंट टेक इट एज अ चैरिटेबल फंड. वहां पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है, आपने कभी नहीं देखा तो भी कॉमन सेंस की बात है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? और चैरिटी क्या होती है? चैरिटी होती है जो हम डोनेशन करते हैं, दान करते हैं. ग्रेच्युटी दान नहीं होता, दैट इज गिवन टू द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग विद यू, वर्किंग इन योर कंपनी. तो इस तरीके से वहां पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड या कॉमन सेंस के साथ आंसर लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स. ये जितने भी सेक्शंस है ना इसमें आप देखोगे किसी में लिमिट है, किसी में लिमिट नहीं है. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सारी कैलकुलेशंस दिमाग में रखना जरूरी है. एक एक बार अगर आप ये क्वेश्चंस हाथ से एक बार सॉल्व कर लोगे सो यू आर लाइक रेडी. किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से इन्हें फिगर आउट कर सकते हो. पीडीएफ अगेन आई रिपीट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. आराम से उसका चाहे प्रिंट निकलवा लो, चाहे आप मोबाइल में लैपटॉप में ट्रांसफर करके देख सकते हो. आराम से इसको सॉल्व कर लो. पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, दे विल रियली हेल्प यू, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुकू CFO ऑफ अ कंपनी इंटेंड्स टू मेक अगेन. सबसे पहले तो ना आई वुड सजेस्ट यू जब भी कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले ये देख लोगे किससे कंट्रीब्यूट करना है. ठीक है, जिस भी चीज़ को या जहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन करना उस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी. पॉलिटिकल पार्टी है, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हमारा जग, सोवरेन पार्टी, फीमेल फ्रंट पार्टी. ठीक है, कोई बात नहीं. मैनर देखो जरा, इधर देखो, बियरर चेक नहीं कर सकते, RTGS कर सकते हैं, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट कर सकते हैं. लिमिट तो कोई वैसे भी नहीं है, राइट? सो लेट्स सी वेदर contribution proposed as above can be made.
तो सबसे पहले कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू शुडंट लाइक आंसर इट डायरेक्टली कि ऐसे कर दो बट यू शुड ऑलवेज पुट आउट द सेक्शन एंड व्हाट द सेक्शन से. सो 182 सेक्शन है. अगेन हर जगह पे आप इनकी लैंग्वेज को भी कैच करने की कोशिश करो. 182 जब भी आता है, जब भी हम पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, एवरीवेयर यूल सी दे आर मेंशनिंग कि दो टाइप ऑफ कंपनीज में वो नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते, दो टाइप की कंपनीज है जो नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती, विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अदर कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स. तो ये आपने बात लिखनी, बाकी कोई कंडीशन नहीं है. दूसरी कंडीशन है इनकम मोड विच इज अकाउंट पे चेक, बैंक अकाउंट पे ड्राफ्ट या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मीन्स. तो हमारा जब तो कर ही नहीं सकते बिकॉज ये बियरर चेक है. सोवरेन पार्टी कर सकते हो, आरटीजीएस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होती है, हो सकती है, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट. तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के ये आंसर आ गया. सेकेंड क्वेश्चन है स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर विच द कंपनी मे बी लायबल इन केस वायलेशन. हाँ, इसमें पेनल्टी डिस्कस होती है. सो इस पर्टिकुलर सेक्शन की पेनल्टी है कंपनी इज पनिशेबल विद द अमाउंट विच में एक्सटेंड टू 10 times of the amount contributed and every officer shall be penalized with imprisonment up to 5 months plus fine which is 5 times. ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट की ये है और कंपनी की ये है. तो ऑफ कोर्स पेनल्टीज भी देखनी, दे आर वेरी वेरी रेलेवेंट. So the next question is regarding Rakesh Agarwal, which is like he's a non-executive and non-independent director. So basically, I hope that you know the difference between non-executive and independent director. As we say that all independent directors are non-executive directors, but all non-executive directors are not independent directors. So you can say that yes, he's a non-executive director, but at the same time, he's a non-independent director. Confuse करने के लिए. Of Happy Travels Limited, and then it's an unlisted company. Again, the second important thing that you should see. Paid up share capital is 120 crore. Company has availed a long-term loan of 65 crore. Okay. The board of directors in their meeting passed a resolution to grant a housing loan of rupees 1 crore to Rakesh. So basically, Rakesh कौन है? Non-executive और non-independent director. उसको company 1 crore देना चाहती है for housing loan. For purchase of an apartment in Navi Mumbai at concessional rate at concessional interest rate, the company has implemented a housing loan for its permanent employees at concessional interest rates. Okay, the secretarial auditor has objected to the loan to Rakesh in his secretarial audit report. Is his claim correct? And second question is, will your answer differ? पहली चीज, राकेश है, ही इज़ अ डायरेक्टर, उसे लोन दे रहे हैं 1 करोड़ का हाउसिंग लोन के लिए, नहीं देना चाहिए. लेकिन इट इज़ गिवन अंडर अ स्कीम, वो स्कीम जो सारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है. Come back to the question. It is under 185. Yes, no company shall advance any loan to a director of the company or his relative. Correct. However, company may advance any loan by passing a special resolution. देखो पहले वो कहते हैं नहीं करना, फिर कर भी सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू इन द जनरल मीटिंग. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स में सारी जो बातें हैं वो बतानी पड़ती है. फर्दर, इट शैल नॉट अप्लाई टू गिविंग एनी ऑफ द लोन्स टू MD और WTD by company as a part of service conditions extended by the company to all its employees or as per any scheme approved by members by a special रेजोल्यूशन. बट यानी कि दो चीजें, कंपनी में कंपनी के MD को या WTD को, MD को या WTD को जिन्हें हम KMP में लेके आते हैं, उन्हें कोई भी ऐसा लोन आपने नहीं देना, कंसेशन नहीं देनी जो आप बाकी के एम्प्लॉयज को दे रहे हो. बट राकेश इज नाइदर अ मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर अ होल टाइम डायरेक्टर, सो द प्रोविजंस लिटरली डोंट अप्लाई टू हिम. हेंस विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन नो लोन कैन बी गिवन टू राकेश. तो ऑफकोर्स स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कराना ही पड़ेगा. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. तो जो नाम उसमें स्पेसिफाइड होते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, दे आर ऑल्सो स्पेसिफाइंग कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है. व्हेन दे सेड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, दैट मीन्स ही हैज़ नथिंग टू डू विद द होल टाइम बिजनेस दैट इज गोइंग ऑन इन द कंपनी. ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब भी हम नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, इट्स ऑलवेज द डायरेक्टर हु इज लाइक नॉट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? द वन हु इज डूइंग अ होल टाइम like looking after whole time things in the company, उसे सब पता है. तो वहीं पे वो फ़र्क आ जाता है. तो जब वो MD नहीं है, WTD नहीं है, तो उसके ऊपर ये स्कीम्स भी एप्लीकेबल नहीं होती. यू शुड रिमेंबर दिस. ऑन द अदर हैंड, सेकेंडली, अगर ये एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी कैन गिव लोन टू अ डायरेक्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है
तीन कंडीशंस आती है। देखो प्राइवेट कंपनी को बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक गवर्नमेंट कंपनी के पास अपनी मिनिस्ट्री होती है, वो अपना काम चला लेते हैं। प्राइवेट कंपनी वाले प्राइवेटली पैसा है उनका, भाई उनका अपना पैसा है, तो बहुत ज़्यादा सेक्शंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। बट व्हेन यू से दैट यू हैव टू गिव अ लोन टू अ डायरेक्टर, तीन बातों का ध्यान देना है। फर्स्ट, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ इन्वेस्टेड, ठीक है, आपका पैसा है जो मर्जी करो, लेकिन किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए। सेकेंडली, द बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स, जो बैंक से आप बोरोइंग लेके रखी हुई है आपने, इज लेस दैन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, ठीक है। अगर आप बैंक से ऑलरेडी लोन के नीचे हो तो फर्दर आप डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते अगर आप इस अमाउंट को एक्सीड करते हो। थर्डली, दे हैव नेवर डिफॉल्टेड ऑन द बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स, पहले उनके पैसे वापस कर दो फिर डायरेक्टर्स को दो। तो अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है, कोई डिफॉल्ट चल रहा है, देन यू कांट गिव मनी टू द डायरेक्टर। बेसिकली दिस इज जस्ट द थ्योरी पोर्शन, ये आप अगर वहाँ से लर्न करके आए हो, आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है, राइट। सो एज हैप्पी लिमिटेड हैज़ अवेल, और हमने क्या देखा कि उन्होंने ऑलरेडी 65 करोड़ का लोन लिया हुआ है, जो सीलिंग से ऑलरेडी ज़्यादा है। 50 करोड़ से ज़्यादा का लोन वो बैंक से लेके बैठे हुए हैं। सो इट कैन नॉट ग्रांट द हाउसिंग लोन टू राकेश इवन इफ इट इज़ द प्राइवेट कंपनी। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, ये मुझे आई एम नॉट श्योर ये लास्ट अटेम्प्ट में आया है या कोई पुराना क्वेश्चन है, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और 185 के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सेक्शन 185 इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस और इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आते ही। सबसे पहले तो सारा जो बेयर एक्ट का पोर्शन है जो स्टडी मटेरियल में दिया है उसे समझ लो, उसे कर लो और एक्सेप्शंस कर लो प्राइवेट कंपनी वाली, देन यू आर गुड टू गो, राइट। तो ये क्वेश्चन आप एक बार 2-3 बार इसको रीड कर लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट। 185 से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसी की तरीके से। Moving to the next question, is Jupiter Limited intends to acquire shares in another company? ठीक है। हाउ मच अमाउंट कैन बी इन्वेस्टेड विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जहाँ पे आता है ना विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रेशोल्ड्स है, राइट, जहाँ पे हम कहते हैं बस इतना थ्रेशोल्ड है, इसको एक्सीड करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, उससे पहले पहले ठीक है। ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स माइनस में यानी कि नेगेटिव में है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी, ऑलरेडी कर भी रखी है इन्वेस्टमेंट। सो 186 सबसेक्शन 2 सेज नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन to any person or body corporate, give any loan, a guarantee or provide security in connection with the loan to any other body corporate or person। पहला लोन था, दूसरा गारंटी है, तीसरा है acquire by way of subscription, purchase or otherwise the securities of other body corporate exceeding 60% of paid up share capital, free reserves and security premium account or 100% of free reserves and security premium account whichever is more। तो ये पूरी बात मतलब एक ही जगह पे बात हो रही है। the answer does not stops here, this is the way you have to read the बेयर एक्ट as well। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है कि वो कोई कंपनी नहीं कर सकती, ना वो लोन दे सकती है, ना वो गारंटी दे सकती है, ना वो सब्सक्रिप्शन अक्वायर कर सकती है, कितना, लेकिन थ्रेशोल्ड है। दो चीज़ों का थ्रेशोल्ड है। 60% आप कैलकुलेट करोगे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस जो भी दोनों में से ज़्यादा है वो आप देख लोगे। फर्दर, aggregate of loans and investments so far made, the amount for which guarantee or securities along with the investment proposed exceed the limits, no investment shall be made already that shall be provided unless previously authorized by a special resolution। अब आपने देखा है 4th पॉइंट में उन्होंने पहले ये भी बता दिया कि पहले भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो उसे कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल, फिर जो माइनस में लिखा है उसे माइनस में ही लिखना है और उसे माइनस ही करना है। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 60% ऑफ A प्लस B प्लस C यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसका 60% निकाला, आ गया 864। दूसरे हम निकालेंगे 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यानी कि ये दोनों, उसका 100% 440 विच एवर इज हायर है 864 ऑलरेडी, मतलब 864 आपको अलाउड है। लेकिन 864 में 780 की इन्वेस्टमेंट तो ये पहले ही करके बैठे हैं, तो 780 को हम कर देंगे लेस। फर्दर इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ 84 करोड़ की ही कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट व्हाई दे आर ऑलरेडी टेलिंग यू कि ऑलरेडी दूसरी कंपनी में भी की हुई है इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड उन्होंने एक जगह पे बता दिया है। 1 साल के लिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हो एक जगह पे बता दिया, तो एक बार अगर आप इतनी करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उसका जो डिफरेंस है वही अलाउड है विदाउट पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। उससे ज़्यादा अगर करनी है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू करवा सकते हो, लेकिन विदाउट पासिंग जो है, जो थ्रेशोल्ड के अंदर अलाउड है वो है
864 जो हायर आया, माइनस जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है विच इज़ 84 करोड़ तक आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज हाउ, एंड आई थिंक इन द अपकमिंग अटेम्प्ट्स ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. यू शुड बी रेडी फॉर दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. अब इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले प्रोविजंस लगेंगे, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज. ओके, असेट्स गिवन है, इनकम गिवन है. वेदर द कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 186 एंड एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन गिवन देयर अंडर. तो 186 ये कहता है इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, एंड अ कंपनी विल बी डीम्ड टू बी प्रिंसिपली एंगेज्ड इफ इट्स असेट्स. तो पहली बात तो जो सीधा ही दिख रहा है कि ये कंपनी अक्वायर कर रही है. दूसरी चीज है अगर किसी कंपनी का जो प्रिंसिपली उसका बिजनेस है वो भी हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट, इफ द असेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज आर नॉट लेस देन 50% एंड इनकम डिराइव्ड इज नॉट लेस देन 50% फ्रॉम द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस इनकम. जो ऐसे हमें कैटेगोरिकली नहीं दिख रहे हैं कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज में, बट अगर हम उनका बैलेंस शीट देखें तो जो असेट्स यूज किए जा रहे हैं, असेट्स इन्वेस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज, वो टोटल असेट्स के 50% से भी ज्यादा है. या जो इनकम आप डिराइव कर रहे हो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से वो आपकी ग्रॉस इनकम से 50% से भी ज्यादा है, राइट. तो यहाँ पे इन द लाइट ऑफ अबव यू हैव टू कैलकुलेट is less than 50%. So however either of the conditions need to be satisfied. In this case neither of the condition. ये यहाँ पे आके आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इतनी है, टोटल का 50% से कम है, 50% 100 लाख होगा उससे कम है, और ये भी 50% से कम है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं बनती और ना ही इसे कोई एग्जम्पशन मिलेगी, राइट. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर दे से कंपनी का नेट प्रॉफिट दे दिया है पिछले 3 सालों के लिए अंडर सेक्शन 198. So profit for the financial year of 2021-22 included the profit of 1 crore from its foreign subsidiary company and 1 crore from the Indian company covered under section 135. Comment above liable if liable to be spent on CSR activities by the company. So every company की net worth 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, turnover 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, net profit 5 करोड़ से ज़्यादा है, they have to constitute a CSR committee और 135 apply होगा उस पर. Profits from any overseas branch shall not be included in the computation of net profit. वो हम consider नहीं करते, right? So also the dividend received by any company will be excluded. 2% की calculation हमने करनी है, तो पहले ही 6 करोड़ 8 करोड़ में से 1 करोड़ दोनों निकल जाएंगे. 8 करोड़ में से जो 1 करोड़ आया है फॉरेन सब्सिडरी का एंड इंडियन कंपनी का 1/135, ये दोनों इसमें से निकल जाएंगे जो 8 करोड़ का ऑलरेडी इन्होंने ऊपर दे रखा है, ये वाला इन दिस कैलकुलेशन, राइट. सो कंपनी के पास अभी कितना हुआ, 6 + 5 + 4 15/3 एंड उसका 2% है 10 लाख. तो 10 लाख तक जो है वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मिस ज्योति इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाइज लिमिटेड. ठीक है, ये सारी ऑडिटेड बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स आपको दे दिए. ड्यू टू लॉसेस द कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू पे एनी रेम्यूनरेशन टू मिस ज्योति who's MD of the company. As per the agreement of service, Miss Jyoti and the company in case of losses or inadequacy she is to be paid according to the effective capital. बिल्कुल बेस्ड ऑन द प्रोविजंस यू हैव टू, इट्स एक्चुअली ओल्ड क्वेश्चन, लेकिन इसमें ना पता चलता है कि इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है. इन केस ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आपको ये समझ आएगा कि ये तो एग्जैक्टली द सेम है, राइट. लिमिट शैल नॉट एक्सीड, आई थिंक दिस हैज बीन चेंज्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
So this is actually the old table which is given in द गाइडलाइन आंसर्स. ये गलत है, इसको आप चेंज कर सकते हो. ये जो नंबर्स हैं ये चेंज हो गए हैं. दिस इज 60 lakhs, दिस इज 84 lakhs, दिस इज 120 lakhs एंड दिस इज 120 lakhs प्लस 0.01%. और इसी के साथ अब एक और कॉलम भी ऐड हो गया विच इज़ फॉर अदर डायरेक्टर्स विच इज़ 12 lakh, 17 lakh, 24 lakh एंड 24 lakh प्लस 0.01%, जो कि अमेंडेड टेबल है, वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है. एट यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस टेबल. करेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इसका इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ. इफेक्टिव कैपिटल आपने निकालना है, पेड अप कैपिटल आपने लेना है ये वाला. पेड अप कैपिटल लेना है 10, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व लेना है 10, देन यू आर गोइंग टू टेक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लेना है ये वाला 20, एंड P&L अकाउंट जो कि लॉस है वो लेना है 10. Okay, and here you get the 20, 30, 40, 30. ये है इफेक्टिव कैपिटल. क्योंकि ये इफेक्टिव कैपिटल है, 30 करोड़ इफेक्टिव कैपिटल है, इसीलिए यहाँ से हम ये वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं. दिस इज, उन्होंने लास्ट लाइन तो चेंज करती है नो डाउट, राइट. हर रेमनरेशन कैन बी डबल, ऐसा कुछ है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू चेक द लिमिट्स. अमेंडेड लिमिट्स जो है वो ये वाली हैं, तो उस हिसाब से फिर लिमिट्स में हम फॉल करेंगे एंड देन यू नीड टू चेक कि आप कौन से लिमिट में फॉल कर रहे हो. तो ये अमेंडमेंट हो चुकी है, बट यहाँ पे आप सिर्फ इतना देख लो कि आपने किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है. तो ये लेना है पेड अप शेयर कैपिटल, ये लेना है, ये लेना है एंड ये लेना है. ठीक है, ये चार चीज़ें आपने कंसिडर करके निकालनी है इफेक्टिव कैपिटल. सो मेक श्योर, और ये टेबल जो है नया वाला रेफर करना है, पुराना वाला रेफर नहीं करना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स. ये लास्ट अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन आई गेस, ऑफ सूरत गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड. सैलरीज एंड परक्यूजिट्स दे रखी हैं, एमडी की, WTD की, प्रोविजन ऑफ बोनस, डाउटफुल डेट्स, एवरीथिंग. ठीक है, नेट प्रॉफिट दे दिया है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दे दिए हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टेड of MD, a WTD and 3 non-executive directors. You are required to calculate the net profit for computing managerial remuneration and maximum managerial remuneration. ठीक है, सबसे पहले 198 के हिसाब से आप निकालोगे. P&L अकाउंट यहाँ पे दे रखा है 32 lakhs, ये रहा. इसमें एडिशंस एंड डिडक्शंस क्या होंगी, आइटम्स नॉट डिडक्टेबल. ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एमडी की, WTD की, प्रोविजन ऑफ बोनस, ग्रेचुटी, डाउटफुल डेट्स एंड ये आ गया. ठीक है, लेस आइटम्स टू बी डिडक्टेबल. बट डिडक्ट करना क्या क्या है इसमें से, आपको डिडक्ट करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉस. ये तो तीनों, ये सब टोटल आता है. ठीक है, ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं. तो सब टोटल में एडजस्टेड नेट प्रॉफिट हमारे पास जो भी आया ये वाला था. तो 10% ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एमडी एंड WTD को देना है, 1% 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को देना है. ये अगर आप टेबल स्टडी करोगे वहां से आपको पता चल जाएगा कितना कितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, अजम्पशंस अब ये लेते हैं दैट इट इज अज्यूम दैट एक्यूमुलेटेड पास्ट लॉसेस हैव नॉट बीन डिडक्टेड येट इन कंप्यूटेशन ऑफ द adjusted net profit. Assume that surcharge is in the nature of tax on abnormal profit and contribution is bona fide and within the limits, right. उस हिसाब से ये सारी assumptions आपने प्रेफर करनी है. बट what you're going to see is कि आपने इस कैलकुलेशन को कैसे लेके आना है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट पे कैसे आना है इस क्वेश्चन में. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, राइट. तभी तो कैलकुलेट करोगे ना फर्दर. The next question is लाल चंद लिमिटेड proposes to declare the dividend. ये पार्ट ए में हम आ जाते हैं कि डिविडेंड्स अगर डिक्लेयर करने हैं, इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सरप्लस एज पर P&L अकाउंट. डिविडेंड जो है पिछले 3 सालों से दे रहे हैं हम 10%, 12%, 14%. कैलकुलेट द अमाउंट अवेलेबल टू बी ड्रॉन आउट ऑफ रिजर्व्स एंड मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड साइटिंग द प्रोविजंस. ठीक है, तो रूल 3 क्या कहता है, 123. सबसे पहले तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इट शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स ऑफ द डिविडेंड जो पिछले 3 सालों में डिक्लेयर हुए. ठीक है, उसका एवरेज, अगर बाई चांस इस साल में आपका प्रॉफिट नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है, इनएडिक्वेसी है, तो पिछले 3 सालों का एवरेज हम जो है कंसिडर करते हैं.
the total amount of amount to be drawn shall not exceed 1/10। ये डिविडेंड के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अमाउंट सो ड्रॉन शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेज, उसके बाद वो डिविडेंड के लिए दिया जाता है। एंड द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ डिविडेंड टॉपिक से रिलेटेड। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने कवर करनी। तो सबसे पहले निकालेंगे हम एवरेज रेट, 10 + 12 + एवरेज रेट आ गया। फिर हम निकालेंगे 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, 86 लैक्स आ गया। यहाँ पे उन्होंने पूरी कैलकुलेशन दे रखी है। फिर अवेलेबल रिजर्व कितना होगा, जनरल रिजर्व उसका 15% लेस, क्योंकि 15% हर टाइम पे हमें बैलेंस रखना है, राइट। तो ये बैलेंस बच गया, उसमें सरप्लस ऐड करेंगे, ये फ्री रिजर्व्स है। डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट कितना है, 55 लैक्स आ गया, विच इज़ लोअर दैन 86 लैक्स। तो 55 लैक्स सेट असाइड फॉर डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले तो आप दे दोगे 20 लैक्स। अब बचा कितना, 35 लैक्स। 35 लैक्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो रेट कितना निकला, 7%। एंड डिविडेंड एट 7% मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज वो एवरेज से कम है, राइट। सो इट इज कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड इन डिविडेंड, जिससे हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि डिविडेंड की परसेंटेज क्या है, रिजर्व्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो सारे इसमें गिवन है, राइट। सो दीज आर द 20 न्यूमेरिकल प्लस फ्यू नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें है। आई वुड सजेस्ट यू डू ऑल दीज प्रैक्टिस बाय हैंड। काफ़ी सारे टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो कवर हो जाएंगे। एंड ऑफकोर्स ये नहीं है कि सिर्फ यही करना है, बाकी भी सब कुछ करके जाना है, पूरा सिलेबस करके जाना है, राइट। ये डिस्क्लेमर मैंने पहले भी दिया था, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगेगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये PDF मिल जाए। आई सी यू टुमारो विद अनदर यूजफुल वीडियो फॉर कंपनी लॉ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।